आप लोगों को इस वीडियो से सीखने के लिए मिलेगा कि कितना मार्जिनल गैप रह जाता है पीएनएसटी के अंदर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि कहाँ मतलब कौन कौन सी जगह कमी रह जाती है और वो कौन कौन सी कमी है, सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है भी। और अभी करंट की सिचुएशन में जो भी गलतियाँ हो रही है स्टूडेंट लोगों से, आप लोगों से, वो भी आप क्लियरली समझ पाएंगे इस पर्टिकुलर चीज़ से। ठीक है। अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि ये आप लोगों के सामने जो डेटा आ रहा है ये 750 स्टूडेंट के मार्कशीट्स के आधार पर है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हुए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब सेलेक्ट होने वाली की संख्या तो कम ही रहेगी। ठीक है भी। तो ये 750 में कम से कम 200 ऐसे लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे, तो उनका मैंने मार्किंग के बारे में बता दिया कि वो जो चीज़ आप तो देख लीजिए, मैंने क्लास में कई बार डिस्कशन भी किया है। लेकिन आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं कि 750 में से जो मेजर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो जो फेल हो जाती है, उनका मार्जिनल गैप कितना रह जाता है वो भी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास में अगर मान लीजिए आज से 10 दिन बाद फॉर्म आ जाए तो एक आइडिया रहे कि यार ये है कमी और यहाँ पर अपने को खेलने का है। इधर ध्यान दो प्लीज़। जैसे मान लीजिए हमारा एक सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसा पेपर में रहता है वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ सीक्वेंस के साथ, जूलॉजी और ये आपका इंग्लिश। और वो छोटी छोटी मिस्टेक्स कौन कौन सी होती है, इधर फोकस करो। छोटी छोटी मिस्टेक्स कौन सी रहती है वो भी मैं आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी जरूर दे रहा हूँ। जैसे देखो, ये तो आपको पता ही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें तो ये तो है आपके पास। 30 नंबर का सेक्शन होता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 20 नंबर का पेपर होता है, मैंने देखा इस बार, मतलब 20 नंबर का सेक्शन रहता है उसमें। 100 नंबर का पेपर रहता है, 20 नंबर का मतलब 20 नंबर का एक सेक्शन आता है। और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी रहता है, मैंने सीजी का पेपर देखा है। हमारे यहाँ का पीएनएसटी और सीजी के पीएनएसटी में बहुत अंतर है। पूरे तुम लोग ऐसे बैठोगे तो ऐसा है कि 20 में से 16-17 नंबर ऐसे ही मार दोगे, एटलीस्ट 15 तो मार ही दोगे 20 में से। मैंने पेपर देखा, किसी स्टूडेंट ने भेजा था, बहुत ईजी है सीजी का मतलब जो पीएनएसटी है। खैर अब देखिए इधर पर, ये अब इधर ध्यान दीजिए। नॉर्मली मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो फेल होती है पीएनएसटी में। फेल होने वाले स्टूडेंट की एवरेज मार्किंग, फिजिक्स में वो 10 नंबर ला रहे हैं, केमिस्ट्री में वो 12 नंबर ला रहे हैं, और बॉटनी जूलॉजी में 14 नंबर आ रहा है उनका, और इंग्लिश में भी लगभग वो 14 नंबर तक रुक जा रहे हैं। जरा इनका समेशन ऐड करो, जरा जोड़ करके कितना होता होगा। ये 14 थी या 42 हो गए, और 12 दूनी 24 हो गए। कितने हो गए? 66 हो गए। हुए कि नहीं हुए? यस सॉरी नहीं, ये 22 नंबर है ना, कितने? 64 मार्क्स। और लगभग अगर आप देखोगे इधर उधर से मिला करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कैटेगरी में हो सकता है यहाँ सिलेक्शन हो जाए, सही है। तो ये है वो बाउंड्री कंडीशन। मैंने मैक्सिमम मार्कशीट में यही चीज़ पाया है कि अगर 13 नंबर यहाँ हो गया तो यहाँ 9 नंबर है, यहाँ पर अगर 16 नंबर आ गया तो यहाँ 12 नंबर आ गया, इंग्लिश में 14 नंबर आना चाहिए था तो 12 ही नंबर आ गए। लगभग पूरी कहानी 64 के थोड़े से आगे, 64 से थोड़े से पीछे। और यहाँ कम से कम ये मान करके चलो कि 3000 से 5000 लड़कियों का पूरा काम फंसा रहता है। सीट आपके पास में मान लो 1500 है, और 1500 लड़कियों के सेलेक्ट होने के बाद मुश्किल से 2 नंबर इधर और 2 नंबर इधर, या 3 नंबर इधर या 3 नंबर इधर, मार्जिनल गैप जो है ना 6 से 7 नंबर का है। मैं अंतिम राउंड की काउंसलिंग तक के बात कर ले रहा हूँ। मार्जिनल गैप मुश्किल से 6 से 8 नंबर का। 4 नंबर उधर आगे चले गए तो कोई कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी वाले 4 नंबर अगर ज़्यादा भी ला ली, उनका कट ऑफ थोड़ा सही रहता है। 4 नंबर आप नीचे आ गए तो आपकी कैटेगरी अगर मान लीजिए ST SC तो आप सेफ हो जाते। तो मैं ये मार्जिनल गैप 8 नंबर का मान रहा हूँ। मैंने कोई कैटेगरी वाइज एनालिसिस नहीं किया, मैंने मार्कशीट देखा और मार्किंग चेक किया, कौन फेल हो रहा है, कौन वो उसके कट ऑफ चेक किया लास्ट राउंड तक का, तो वो चीज़ समझ आई। मार्जिनल गैप अगर है, मुश्किल से अगर मैं बोलूँ नॉर्मल से नॉर्मल, अगर आप डेली भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, हर दिन भी पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका कोई मैटर नहीं है, वो आपका पर्सनल मुद्दा है। मुश्किल से 10 नंबर का मार्जिनल गैप है घुमा फिरा करके। अब देखो, अब आप लोगों के लिए इस वीडियो में सीखने के लिए क्या जरूरी चीज़ है, क्या नॉलेज वाली बात है। कुछ भी नहीं करना, अपनी मेहनत को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अब सब्जेक्ट वाइज भी आपको मैं टिप्स दे दे रहा हूँ कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं बॉटनी जूलॉजी तो आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन बॉटनी जूलॉजी पढ़ाने वाले टीचर्स के साथ में मैंने डिस्कशन किया, तो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो उनका ओपिनियन भी आपको दे दे रहा हूँ। इंग्लिश वाले सर से भी मैंने डिस्कशन किया, तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में गलतियाँ कहाँ हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। और एटलीस्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर आपको लगता है कि 10 नंबर ही आ रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों का हालात और भी ख़राब है,
अगर थोड़े से और नीचे जाएंगे तो हालात और भी ख़राब है। और आपके और आपसे जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनके और आपके बीच में ज़्यादा गैप नहीं, मार्जिनल गैप पूरा टोटल 10 नंबर का है। अगर इसको हम एवरेज अगर काउंट करेंगे तो पांचों सब्जेक्ट में एवरेज 2-2 नंबर का आएगा। सही है। और हमने आप लोगों को इतना पढ़ा दिया है कि ये वाला बेंचमार्क आपका क्लियर है। बस वो हमारे 12 जो टेस्ट रहेंगे ना उसको ईमानदारी से अटेम्प्ट कर लेना, तो यहाँ तक तो कोई रोक नहीं पाएगा, 70 भी क्रॉस कर जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, टेस्ट सीरीज में अपन इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर बना देंगे कि किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सॉल्यूशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। क्लियर है। तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में करना क्या और कितना इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि अगर 64 तक पहुंच रहे हैं तो 10 नंबर का मार्जिनल गैप है जहां से सेफ हो जाओगे, आप तुरंत सेफ हो जाओगे, सेफ्टी आपकी कंफर्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी मार्जिन जो है 18, 20, 22 तक नहीं जा सकती, फिजिक्स में नॉर्मली नहीं जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टारगेट्स छोटे ही रखो, लेकिन समेशन बहुत अच्छा आना चाहिए, योग बहुत अच्छा आना चाहिए। जो सब्जेक्ट में जैसा स्ट्रेंथ है वैसे ही प्लान करो। जैसे फिजिक्स में 10 नंबर आ रहे हैं, एवरेज लड़कियों के लगभग मेरे पास में 500 लड़कियां ऐसी हैं जिनको 10 नंबर देखा मैंने मार्कशीट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ +5 की होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। आप पेपर अटेम्प्ट कर लो, हमारे 12 टेस्ट रहेंगे, फिजिक्स में 10 नंबर एवरेज तुम मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको पढ़ा दिया गया है, इतना समझा दिया गया है, इतनी गाइडलाइंस मिल गई है, इतना आपके पास नोट्स अगर अवेलेबल है। अगर डेली भी अगर आप 30-30, 40-40 मिनट भी अगर रिवीजन मारते हो तो 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो बोले सर 10 ही नंबर का पढ़ाया हो आपने हमको, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट में एक्यूरेसी बहुत कम आती है, क्योंकि न्यूमेरिकल सेक्शन है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा 5 नंबर अगर ज़्यादा इंक्रीज़ अगर आप कर लोगे, मैं किसी भी प्रकार का ऐसा हवाई जहाज़ वाली बात नहीं करूँगा, 20 नंबर ला लोगे हमारे ऐसे पढ़ोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे मैंने देखा हूँ, नीट में 45 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली लड़कियाँ यहाँ पर 17-18 में जाम हो गई है। कोई ये नहीं है ना, पेपर आपके पास रहता है, पेपर के मार्किंग के आधार पर किसी की प्रीवियस तैयारी का एनालिसिस हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर, और 5 नंबर में आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर दिन कम से कम फॉर्मूले को आप याद करो। और फॉर्मूला याद करने का तरीका ये होता है कि सिर्फ उसको रट नहीं रहे, एक न्यूमेरिकल लगा लो फिजिक्स में। मैं आपको सारे सब्जेक्ट टिप्स बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल टीचर्स के द्वारा। फॉर्मूला याद करना, लेकिन केवल फॉर्मूला लिख के याद नहीं करना है, फॉर्मूले का न्यूमेरिकल या देख लीजिए आप लोग, या फिर फॉर्मूले का आप लोगों को न्यूमेरिकल खुद से लगा लेना चाहिए, उससे फॉर्मूला याद होगा। और फिजिक्स में 20, 22, 25 क्वेश्चन फॉर्मूला डिपेंडेंट रहते हैं, सही है। तो सबसे पहली चीज़ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पर फोकस करिए और प्रैक्टिस करिए, आपके 5 नंबर बढ़ जाएंगे। हर यूनिट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल लगा लीजिए, और पीएनएसटी में पुराने साल में आए हुए क्वेश्चंस के बेसिस पर ये काम करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। हम अपने आप को सेव कर रहे हैं, हमको टॉप नहीं करना है। टॉप करने का कोई दिमाग में आइडिया ख्याल लेकर के मत जाइएगा कि हमको वहाँ पर बहुत बड़ी चमत्कारी बिजली ही कड़काने जा रहे हैं, ऐसा सोचना भी नहीं दिमाग में कभी, सही है। प्लानिंग से आगे बढ़ोगे, आराम से एग्जामिनेशन निकलेगा। और विदाउट प्लानिंग एग्जामिनेशन में जाओगे तो आप फिर वापस आ जाओगे घर, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ फार्मूला बेस्ड स्टडी कर लीजिए, फार्मूले को याद मत करिए, उसका न्यूमेरिकल लगा लीजिए, आपको याद हो जाएगा। लेकिन यूनिट वाइज करना है, कहीं का कहीं नहीं, कहीं का कहीं कब करना है, जब आप लास्ट टाइम में होंगे, यहाँ का क्वेश्चन वहाँ का क्वेश्चन, उसके लिए मैं आपको अलग से फिर पूरी प्लानिंग बता दूंगा, ठीक। उसके बाद हम चले गए 15 तक, 5। यहाँ पर मैं आपसे ज़्यादा कोई बहुत भारी डिमांड नहीं कर रहा हूँ, ओनली +4, बस कुछ नहीं है। यहाँ रहोगे तो फेल हो जाओगे, अगर तुमने वो कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, +4 में क्या है, क्या गलतियाँ हो रही है केमिस्ट्री में, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में वो ना ट्राइंगल ही नहीं बैठ पा रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, और इनके सब अगर एवरेज निकाला जाए तो ये लगभग 10 नंबर का है, ये लगभग 8 नंबर का है, ये 12 नंबर तक का पूछा जाता है कई बार, सही है। फिर ये 12 नंबर वाले सेक्शन में भी कई वेराइटी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनकर ही मतलब डोलने लगते हैं, इतने सारे क्रियात्मक समूह, उनकी इतनी सारी केमिकल रिएक्शन, उनके इतने सारे बाई प्रोडक्ट, उनका IUPAC, ये उपयोग, कई विधि, ऐसा नहीं, उसमें बहुत सारे पैटर्न है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है तो आपको करना क्या चाहिए, उसमें जो मेजर जो पोर्शन है जिसको हम कम समय में समझ सकते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो 12 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके रेंज में रहते हैं, जिसमें कम मेहनत करनी है,
15 दिन की मेहनत से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12 में से 6 नंबर बना सकते हो, और बची हुई 3 महीने की तैयारी में केवल 6 नंबर बनते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत क्लैरिटी के साथ होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेटा, पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से याद करो, एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, याद करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से 30 मिनट्स पर डे निकालो, पीरियोडिक टेबल को पूरा खा जाओ, वैसे खाना नहीं है, मोड़ ओढ़ के नहीं, कुछ भी नहीं। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो सारी चीज़ें आ जाती है, न्यूमेरिकल, ग्राफ, थ्योरी, डेटा, फार्मूलेज, कई प्रकार की चीज़ें आती है, संकरण वंकर सब चीज़ें आती है। तो ये वाले सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर इंक्रीज करना है, सोच लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 नंबर बढ़ा लो, इनऑर्गेनिक में 1 नंबर बढ़ा लो, और फिजिकल में 2 बढ़ा लो, बस। अभी आप देखना समेशन कितना आता है। उसके बाद फिर इनमें आप लोगों से डिमांड की जाती है +4 की, इसमें +4 की, और इसमें ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आपको लग रहा है कि इंग्लिश आपकी बहुत ही ख़राब है, डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। +2 मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फिजिक्स में, ये सॉरी इंग्लिश में, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप जितने ज़्यादा सिचुएशनल क्वेश्चन लगाओ। सिचुएशनल क्वेश्चन समझते हो ना, आजकल क्या होता है ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ कंजक्शन लगेगा, कहाँ किस टाइप की चीज़ें लगेगी, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप वाइज गोइंग टू ये नहीं, हर एक एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन आते हैं, किसमें, इंग्लिश में। सिचुएशन, कोई हालात पर बने हुए क्वेश्चन आते हैं, कोई एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और 30 में से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो कोई सिचुएशन को वो करते हैं, कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं, या कोई एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश में। थोड़ी सी टर्म्स आपके पास अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी वोकैब वगैरह अच्छी होनी चाहिए, वर्ब्स वगैरह रहती है, नाउन प्रोनाउन, इनका बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, डिग्री वगैरह की इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, उनके सारे यूजेस, उनके रूल रेगुलेशंस, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर ये आप कर लेते हैं तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। बॉटनी जूलॉजी में डायग्राम बेस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 1 लाइनर फैक्ट अगर आपने चाटा, गए, आपको पड़ जाएगा चाटा उधर पे। हर टॉपिक के अंदर डायग्राम बेस स्टडी बहुत ज़रूरी है, हर टॉपिक में। ब्लॉक डायग्राम अगर आप ऐसा नहीं बना सकते, अमीबा पैरामीशियम वगैरह या सेल्स नहीं बना सकते, ब्लॉक डायग्राम से कम से पिक्चर बननी चाहिए। क्योंकि आजकल जो बॉटनी जूलॉजी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं एनिमेटेड टाइप के, ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, तो दिमाग में पिक्चर ही नहीं बनी क्योंकि कभी देखे ही नहीं। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हर एक ब्लड भी, ये नहीं, अगर ब्लड से भी क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए आपके सेल्स से भी क्वेश्चन आ रहा है, डीएनए आ रहे हैं, तो एनिमेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो अंदर तक के जूम करके देखो पूरी चीज़ों को। जूमिंग पावर होनी चाहिए बॉटनी जूलॉजी में। कोई टॉपिक बोला तो उसके बारे में पूरा का पूरा पिक्चरल फॉर्म आपके सामने आ जाना चाहिए, तब आपके आंसर सही हो जाएंगे। अनुमान भी सही बैठेगा, तुक्का भी सही बैठ जाता है फिर बॉटनी जूलॉजी में। कितने नंबर चाहिए? 4 और 4 8। इंक्रीमेंट देखो, 5 और 4 9, और ये 4 और 4 8, 17 हो गए। 17 और 2 कितने हो गए? 19 हो गए। ऑन एन एवरेज 20 हो गए। 64 में 20 जोड़ दो, 84 हो जाएगा। किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन होकर के रहेगा। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो कॉलेज चाहोगे वो मिल जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। सिलेक्शन तो होगा ही होगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, ये भी है। लेकिन बोलने में कितना अच्छा लगा, बोलने में अच्छा लगा ना कि अरे वाह सर, मज़ा आ गया सर, आज तो बिल्कुल, है ना, आज तो गुरुवार स्पेशल डे हो गया आज तो। सही कि नहीं? ठीक है कि नहीं? पर वो 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर को बढ़ाने में जो हालात ख़राब होने चाहिए उसको फेस करो, आराम से नहीं होगा। छोटी छोटी पर्चियाँ बनाओ, पता है, कागज़ की पर्चियाँ। जो अच्छे स्टूडेंट क्या काम करते हैं, अच्छे छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, चिपका देते हैं उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब तुम चिपकाने का काम करो, कुछ समझ में आ रहा है? जो अच्छे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले जो अच्छे स्टूडेंट रहते हैं वो क्या काम करते हैं, आपका नोट्स बन गया, अब उस पर्टिकुलर जो भी टॉपिक आपने लिखा जिस पेज में, उसके बारे में कहीं और से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो उसको अलग नहीं लिखते हैं, उसकी पर्ची में लिखते हैं, वहीं स्टेपलर मार देते हैं, वहीं किनारे में स्टेपलर मार दो। तो जब हम रिवीजन करते हैं तो इतना सारा मटेरियल यार, पहले मेन नोट्स, फिर कहीं का कलेक्ट किया, कहीं का कलेक्ट किया, कहीं का कलेक्ट किया, और जब पूरा खुलता है ना तो वो टॉपिक हमेशा पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाता है।
ये चीज़ है। हाँ, ये जो 20 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें मैं 10 नंबर की गारंटी तो अपने टेस्ट से दे रहा हूँ। सोचो, जो हमारा टेस्ट आएगा ना 12 टेस्ट, उससे आपका 64 से 74 तक तो मैं आपको फेंकवा दूंगा, चलो उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। अब आप अपनी गारंटी ले लो 10 नंबर की एक्स्ट्रा की, कि सर हम 10 नंबर की मेहनत कर लेते हैं, आपके टेस्ट से हम 10 नंबर एक्स्ट्रा डालेंगे। ये मैंने आपको बाउंड्री बता दी, ये फेल है, ये इनको मैं फेल मान रहा हूँ, जो भी कंडीशन होगी ये फेल है। क्योंकि ये अभी आप देख लीजिए 750 स्टूडेंट्स के एनालिसिस, मार्कशीट के एनालिसिस के बेसिस पर है, और जो पास हुए थे उन्होंने बाउंड्री 15 प्लस रखे थे, 14 प्लस 15 प्लस, इसलिए वो पास हुए थे या सिलेक्ट हुए थे। तो ये 1-2 नंबर, 2 नंबर, 1-2 नंबर, 1-2 नंबर, 2-2 नंबर का मार्जिनल गैप एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करता है। तो 20 नंबर का मार्जिनल गैप आपको हासिल करना है। 10 नंबर का टेस्ट से हम आपको गारंटी दे रहे हैं, एक टेस्ट की वजह से पूरे ओवरऑल रिजल्ट में 1 नंबर भी इंक्रीज होता है, तो हमारे 12 टेस्ट की वजह से आपके ओवरऑल मार्किंग में 12 नंबर का इंक्रीमेंट। 60 पर है तो 72, 65 है तो 77, 70 है तो 82। अभी आपका लेवल मैं मान के चल रहा हूँ, देखो ज़्यादा बहुत बड़ी बातें अपने को करनी नहीं है, उटपटांग बातें नहीं, मैं आपको मान करके चल रहा हूँ आपका लेवल 60 का है। क्या ऐसा नहीं तुम 80 ला लोगे बेटा, नहीं, ये फर्जी बात नहीं करूँगा। तुम्हारा लेवल कितने का है? 60 का है। तुमको जाना कितने पर है? 85 पर। 85 पर जाना है। हमारे टेस्ट की वजह से 12 नंबर बन जाएंगे, ईमानदारी से टेस्ट देना, सही है? एक्स्ट्रा तुम्हारी एक्स्ट्रा मेहनत 12 नंबर की, बस। और मैंने सारे सब्जेक्ट का क्लू भी बता दिया कि फेल कहाँ हो रहे, वजह क्या है। मानते हो इस चीज़ को? तो फॉलो कर लो। और फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब नहीं आएगा, देखो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जब भी आएगा लेट आएगा। लेकिन सोचने फ़र्क इस बात का पड़ता है कि जब भी फॉर्म आएगा तो क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? आज एग्जामिनेशन हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके तो 365 दिन गए ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्म आने के पहले, फॉर्म आने की टेंशन मत पालो, फॉर्म आने के पहले इस चीज़ की टेंशन पालो कि मैं कितनी मजबूत हूँ इस समय प्रिपरेशन के लिए, या मेरी प्रिपरेशन कहाँ पर है। फॉर्म आ जाएगा तो अफरा तफरी मच जाएगी, भाग दौड़ मच जाएगी फिर तो, सही है? फॉर्म आने के पहले ही एटलीस्ट 60% सिलेबस के एकदम स्ट्रॉन्ग करके रख लो, या 70% सिलेबस स्ट्रॉन्ग करके रख लो, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी। फॉर्म आने के बाद एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जो स्टूडेंट लास्ट के 1 महीने कूल माइंडेड होकर पढ़ता है वो सबसे बेहतरीन स्कोर निकालता है, और फॉर्म होने के बाद जो बिल्कुल इधर उधर भागदौड़ मचाते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। ये हमेशा याद रखिए, ये हर एग्जामिनेशन के ऊपर लागू होगा ये, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? तो कल मिलते हैं।